हम भारत के लोग का तात्पर्य क्या है कि भारत के संपूर्ण जो शक्तियां जो है, शासन की शक्तियां है, वो सभी भारतीय लोगों में निहित है। तो हर एक लाइन का मतलब, हर एक शब्द का मतलब है प्रस्तावना, समझा। भारत के लोग तो पहला लाइन से यही क्लियर होता है कि भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। मतलब भारत के संपूर्ण शासित शक्तियां जो है, शासन करने की शक्तियां है, वो संपूर्ण भारतीय लोगों के हाथ में। हम भारत के लोग, हम भारतीय लोगों के हाथ में, सभी भारतीय लोगों के हाथ में, कोई एक व्यक्ति के हाथ में वो शक्तियां नहीं है ना, संपूर्ण लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। तो इसी कारण पहला लाइन स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, है ना। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है ये किसी पर आश्रित नहीं है, अपना डिसीजन खुद लेता है, ये हुआ संपूर्ण प्रभुत्व। समाजवादी, समाजवादी और ये अर्थव्यवस्था का प्रकार है, नाम सुने ही हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नाम सुने हो। हाँ, तो समाजवादी एक प्रकार है जिसमें हमारा सरकार या फिर हमारे शासन का जो प्रमुख होता है, उसका मुख्य लक्ष्य होता है इस लोक कल्याण, ठीक है, लोक कल्याण के साथ साथ देश का विकास। ना ही कोई ज्यादा उच्च हो, ना ही कोई ज्यादा नीच हो, आर्थिक असमानता न होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंचे थे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को बढ़ावा न देगी, नहीं राज्य सरकार, नहीं केंद्र सरकार, है ना। धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है। गणराज्य, गणराज्य का तात्पर्य क्या होता है, मतलब हमारे देश का प्रमुख जो है वो लोगों के द्वारा चुने हुए आते हैं, न कि वंशानुगत, वो गणराज्य का मतलब होता है ना। जो पहले भी हम समझा चुके हैं पॉलिटिकल क्लास में, पहले भी हम बताए ना इसके बारे में, गणतंत्र के बारे में नहीं बताए हैं, गणतंत्र के बारे में बताए हैं एक दिन, और सौरभ भी पूछा था, याद होगा उसको अच्छे से, गणतंत्र बताए। हाँ भाई, तुमको पता था, हम तो उसको सिर्फ जस्टिफाई किए, है ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन प्रकार के न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, समाज में रहने के लिए, हाँ, सामाजिक न्याय, तुम ना बोलती है ज्यादा, हमको भी लगता है। तो सामाजिक न्याय में जैसे क्या होता है, समाज में सपोज दैट कोई उच्च वर्ग के लोग हैं, तो वो उनके पास संसाधन ज्यादा अवेलेबल है, वो अपने लाइफ स्टाइल को ज्यादा इजी से जी रहे हैं। और कोई ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, सामाजिक असमानता है। सामाजिक असमानता है ना, तो क्या वहां रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो वहां सरकार क्या करेगी, वहां क्या करेगी, अमीर लोगों पर टैक्स लगाएगा, उसका पैसा कुछ काटेगा और गरीब लोगों में बांट देगा। अब फ्री में नहीं देगा उसको, है ना, सब्सिडी के आधार पर देगा कि इतना पैसा हम देते हैं, इतना पैसा तुम अपना लगा करके बिजनेस स्टार्ट करो, तुम एमएसएमई उद्योग लगाओ। या फिर नहीं कुछ होता है, जब तुम कमा नहीं पाते हो, कमाने में असमर्थ हो, तो हम 2 रुपए किलो गेहूं उपलब्ध करा देते हैं, चावल उपलब्ध करा देते हैं कम पैसा में, ताकि तुम पेट भर सको। ये समाज को समानता देने का कार्य करता है, मतलब समाज में न्याय प्रदान करने का काम किया ना, यही हुआ सामाजिक न्याय। ये तो हो गया एक बात, आर्थिक आधार पर समाज में न्याय हो गया। अब हाँ, अब एक हो जाएगा, देखोगे जैसे जाति भेदभाव चलता है समाज में, है ना, तो जातीय भेदभाव को भी कम करने का कार्य करेगा, जातीय भेदभाव का, और धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है, तो वो सब कम करने का कार्य करेगा। मतलब समाज में जितना भी कुरीतियां हैं उसको धीरे धीरे कम करने का कार्य करके पूरे समाज को एक लेवल में एक बराबर अधिकार देने का कार्य करेगा, वही है सामाजिक न्याय, ठीक है। और आर्थिक न्याय क्या है, जो अभी कुछ देर पहले बात किए, है ना, ये उच्च और नीच मतलब पैसे के बीच में जो डिफरेंस है, हमारी अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, उसको कम करने का कार्य करता है सरकार, वो हुआ आर्थिक न्याय, है ना। और राजनीतिक न्याय क्या है कि सभी को जो है अधिकार दिया जाता है, चुनाव में कोई भी खड़ी हो सकता है, सभी को 18 वर्ष से ऊपर सभी युवाओं को या फिर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है ना, 18 वर्ष से सभी, 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो वो हुआ राजनीतिक न्याय। कोई भी निर्वाचन पद्धति मतलब कुछ क्राइटेरिया है उसका, भारत का नागरिक हो, कुछ उम्र का क्राइटेरिया है, कुछ दिवालिया वगैरह चाहे और भी कुछ क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया भारत का कोई भी नागरिक अगर पूरा करता है तो वो उम्मीदवार के रूप में चयन हो सकता है, वो शासन कर सकता है, हमारे देश के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। वो बात अलग है कि नेता जब भ्रष्टाचार होता है तो कल्याण से ज्यादा अपना कल्याण दिखने लगता है ना, वो बेडरूम भर देता है नोटों के गड्डी से। अरे भाई, दीवान पलंग होता है कपड़ा रखने के लिए, क्या क्या रखने के लिए, और सब पूरा उसमें नोट सरिया देगा,
अब बाहर आकर के ज्ञान देगा कि भाइयों एवं बहनों, चलो छोड़ो इधर आते हैं। तो ये हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और उस विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता है ना, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं अपने अनुसार। मतलब सरकार को अगर विरोध करना है कोई भी चीज का, तो उसको हम काला ड्रेस में चले आएंगे, झंडा लेके ऐसे करते रहेंगे। वो बात अलग है कि ज्यादा विरोध करेंगे, झंडा लेके खड़ी हैं, तुरंत वहां से देखेगा कैमरा से, अच्छा ये कौन सा है जी, ये 4 गो इसका घर में मर्सिडीज है, तो ईडी 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 के भेजो इसको घर जाकर, तुरंत झंडा लेके घरे भागेगा, है ना। तो वो बात अलग है। अरे भाई वो, अरे उसी के अंतर्गत आता है, एक सीक्रेट एजेंट है जो भारत में भ्रष्टाचार को लेकर के कार्य करता है। भ्रष्टाचार को लेकर के अगर कोई संलिप्त है उसमें, तो उसको जब्त करके, अन्य फालतू संपत्ति है वो जब्त करेगा, उसका भ्रष्टाचार को कम करने का कार्य करता है। लेकिन अभी तो वही बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ हनन हो रहा है भाई एक तरीके से। अरे तुम विरोध करने गया, 2 डंडा लगा दिया पुलिस, होता है, ये भी होता है, आंसू गोला दागा जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं करता है, ये सब होता है ना। नहीं देखो यहाँ किसान आंदोलन में क्या हो रहा था, ड्रोन वगैरह से दागा जा रहा था। तो यहाँ कहा जाता है कि विचार, ऐसे हम बात करेंगे मुद्दा पर, है ना, ठीक है। तो विचार की स्वतंत्रता, अपने अनुसार हम कुछ भी सोच सकते हैं या फिर कुछ भी करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कुछ भी करने के लिए मतलब किसी का मर्डर नहीं, अपने अधिकार, अपने अनुसार, ठीक है, जो समाज या फिर नैतिक रूप से अच्छा हो, नैतिक रूप से पॉजिटिव हो, सामाजिक रूप से पॉजिटिव हो, कानूनी रूप से सकारात्मक हो, कानून की जो अवहेलना न करता हो, उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है। विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म और उपासना। विश्वास, हमको जो इच्छा है जिसमें बिलीव कर सकते हैं, कोई भी धर्म में, कोई भी क्षेत्र में जहां इच्छा जाने का। धर्म की स्वतंत्रता, हम कोई भी अबाध रूप से कोई भी धर्म मान सकते हैं, हाँ नहीं भी मान सकते हैं। उपासना भी वही हुआ, उसी प्रकार से धर्म और उपासना दोनों से एक दूसरे के ओवरलैप है दोनों लगभग, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देता है ना, समानता, समता 2 प्रकार का देता है। अवसर मतलब सबको समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो वही सब दिया हुआ है और कुछ नहीं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब क्या होता है, अच्छा वही दो गरिमा, नहीं, किसी को अपमानित न किया जाए, उसको स्वाभिमान बचा रहना चाहिए, किसी को भी इतना अपमानित न किया जाए, सबके स्वाभिमान की रक्षा होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि उसका कुछ स्वाभिमान ही नहीं, तो वही हुआ गरिमा, है ना। तो राष्ट्र की, यहाँ व्यक्ति की गरिमा की बात कर रहा है, मतलब किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा है, सबका स्वाभिमान रहना चाहिए, किसी का भी अपमान। और उसके बाद क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बरकरार रहना चाहिए, राष्ट्र में एकता रहना चाहिए, क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अखंडता मतलब संपूर्ण भारत हम लोग एक हैं, कोई टूटा हुआ नहीं, बिहारी और यूपी नहीं है, सब भारतीय हैं, तो ये एकता होना चाहिए। और क्या है, बंधुता बढ़ाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए, मतलब एक दूसरे को मिलाने, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाना चाहिए, लड़ने के लिए नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन दिया हुआ देखो, संविधान का निर्माण किया गया था, तो एक ये प्रतिबिंबित रूप में एक इसमें कुछ अधिकार भी दिया गया है, कुछ समानता भी दिया गया है, कहीं कहीं कुछ लोकतंत्र का प्रतिबिंब भी दिखता है, मतलब पूरा संविधान का कुछ न कुछ प्रतिबिंबित रूप दिख जाता है इसमें लगभग, है ना। तो ये था प्रस्तावना, जिसमें हमेशा विवाद होते रहा। बेरुवारीवाद एक नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा तो अभी बोल दिए, सुन लिया ना सब लोग। बेरुवारीवाद, ठीक है, एक केस चलता है 1960 के आसपास, जिसमें संविधान के प्रस्तावना को लेकर के बात उठता है। तो उसमें वो केस में जब सुप्रीम कोर्ट, मतलब याचिका डाला जाता है, जैसे अब तुम भी याचिका डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई भी कानून को लेकर के तुमको लग रहा है कि नहीं ये कानून गलत है, तो अगर सही प्रूफ होगा तो वो तो सरकार उसमें संशोधन करेगा, गलत प्रूफ होगा तो हो सकता है तुम पे फाइन लगे, जेल हो, कुछ भी हो, लेकिन दंड स्वरूप कुछ मिलेगा ही, है ना। हाँ, समय बर्बाद किया है, लेकिन तुम डाल सकते हो याचिका अपने अनुसार। उसका कुछ क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है वो वकील बता देगा जाओगे तो याचिका अपने अनुसार को डाल सकते हो। तो वही 1960 में बेरुवारी व्यक्ति से और एक संस्था से जुड़ा हुआ रहेगा। अब बेरुवारी व्यक्ति या संस्था कोई भी हो सकता है,
तो बेरुवारी वो भारत सरकार पर केस करता है, वही प्रस्तावना को लेकर के कुछ मैटर उठता है कि संविधान का भाग है कि नहीं, इसको संविधान का भाग माना जाना चाहिए कि नहीं। वो इस पर्सपेक्टिव में बात करता है कि संविधान, इसमें प्रस्तावना में संशोधन की बात चलती है। तो मुख्य रूप से अनुच्छेद 368, अच्छा जी, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा करता है। तो संविधान संशोधन की चर्चा करता है, उसमें कहा, वही बेरुवारी में कहा गया कि अगर ये प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा होगा तो हम इसमें भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, प्रस्तावना में भी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे अपने अनुसार डिसीजन सुनाते हैं और कहते नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये उस समय जो लोग बना रहे थे ना संविधान, उनके मन के विचार की अवधारणा है, अपने मन के विचार को अभिव्यक्त करने के लिए प्रस्तावना लिखे थे, ये संविधान का भाग है ही नहीं। तो 1960 का ये है कि बेरुवारी में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर 1973 में ये क्या बोले किसके बारे में? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती ये भी एक व्यक्ति है जो साउथ इंडिया के एक मठ के महंत रहते हैं और उनके मठ का कुछ जमीन सरकार जब्त कर रही थी, उसी को लेकर के वो केस करते हैं। और केस पहले वहाँ हाई कोर्ट में दायर करते हैं, वहां से नहीं उनको सुनवाई हो पाता है, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है तो उन पर फैसला सुनाया जाता है और उसी में फिर दोबारा चर्चा निकल जाता है प्रस्तावना को लेकर के, है ना। प्रस्तावना को लेकर के दोबारा चर्चा निकल जाता है, कुछ चूंकि जमीन का मामला था और अनुच्छेद 19 का भाग है जो पहले किसी भी देश की जमीन को मतलब जमीन को हड़पा नहीं जाएगा, उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, संपत्ति का अधिकार के रूप में। लेकिन कुछ समय बाद उसको हटा दिया गया। क्या? नहीं तो हम केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऐसा एक मामला था, केस का बात नहीं रहे। गोलकनाथ, अच्छा हाँ, तो हम बता रहे थे कि संपत्ति का अधिकार स्टार्टिंग में मूल अधिकार में शामिल था, उसको सरकार हटा दिया। तो ये मौलिक अधिकार में कभी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में उसको बड़ा करते हुए जा रहा था धीरे धीरे, तो कभी प्रस्तावना को छेड़छाड़ किया जा रहा था। 1973 के पहले इंदिरा गांधी भी संशोधन करके उल्टा पुल्टा कर दी थी संविधान को, सुप्रीम कोर्ट का दिमाग गया सनक अभी जो जज बैठल थे, अब वो देते हैं यहीं पर ये एक मूल ढांचा का सिद्धांत, ठीक है। तो मूल ढांचा का तात्पर्य कहने का तात्पर्य कि संविधान जो है, संविधान का कुछ ऐसा चीज है जो मूल ढांचा के रूप में कार्य करता है, रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। अगर उसमें हेर फेर किए तो संविधान का अस्तित्व भी, उसका संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो वो मूल ढांचा के सिद्धांत देते हैं और वो मूल ढांचा के अंतर्गत कुछ चीजों को शामिल किया जाता है और बाकी डैश डैश छोड़ दिया जाता है। या और हम बाद में इसको डिफाइन करेंगे मूल ढांचा को अच्छे से। उसमें मुख्य रूप से शामिल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के भी हनन करने का कार्य की थी इंदिरा गांधी, तो उसको भी शामिल किया जाता है कि न्यायपालिका में छेड़छाड़ नहीं करेगी संसद। दूसरा, मौलिक अधिकार में छेड़छाड़ नहीं करेगी संसद, छेड़छाड़ करेगी लेकिन छेड़छाड़ इस प्रकार से न किया जाए जिससे कि मूल अधिकार में ही बदलाव हो जाए, मूल अधिकार में चेंज नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ नागरिक को भी उससे स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, मूल अधिकार का प्रवृत्ति नहीं चेंज होना चाहिए। ये इसमें कहा गया केशवानंद भारतीवाद में, ये एक दिया गया वक्तव्य वो मूल ढांचा का, ठीक है। तो मूल ढांचा में शामिल किया गया वही हो गया अपना संविधान का जितना भी समानता स्वतंत्रता अधिकार जो हो गया, मौलिक अधिकार जितना भी हो गया, रीट हो गया, उसी के अंतर्गत शामिल किया गया। और भी ये प्रस्तावना को भी उसी के अंतर्गत शामिल किया गया, मूल ढांचा के अंतर्गत ही। और ये बहुत सारा बातें को उसमें शामिल किया जाता है और उसको छोड़ भी दिया जाता है कि समय आने पर हम मूल ढांचा को और अच्छे से डिफाइन करेंगे और भी कुछ इसमें शामिल करेंगे। तो जब भी संसद इसमें छेड़छाड़ करे, जब भी संसद संशोधन करे संविधान में, तो ध्यान में रखते हुए बातों को कि जो हमारे संविधान निर्माता जिस उद्देश्य से भारतीय संविधान को बनाए हैं, यहाँ नागरिक को अधिक से अधिक अधिकार, नागरिक को स्वतंत्रता, हमारे देश को शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ये सभी बातों को ध्यान में रख करके हमारा संविधान का निर्माण किया गया है। उसमें अगर कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर हम भी छेड़छाड़ करेंगे बाद में कहने का मतलब उसका यही हुआ। इसी कारण वो डैश डैश करके छोड़ दिया था अंतिम में कि नहीं, मूल ढांचा को और अच्छे से डिफाइन करेंगे बाद में, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है।
तो 1973 में केशवानंद भारती केस में वही मूल ढांचा का सिद्धांत दिया जाता है। उसी में प्रस्तावना पर भी बहस हो जाता है एक बार फिर से दोबारा, तो जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, ये तीन को जोड़ा गया था ना, ये तीन को जोड़ा गया था ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था संविधान संशोधन द्वारा। तो इसी को लेकर के फिर से बहसाबहसी हो जाता है। प्रस्तावना, ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो संसद को तो अधिकार है संविधान में चेंज करने का, तो प्रस्तावना के काहे छेड़छाड़ करते रहता है ना, ऑब्वियसली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, प्रस्तावना भी संविधान का भाग है और वो संविधान का प्रतिबिंबित रूप है, उसमें छेड़छाड़ कर सकती है, लेकिन उसके मूल सिद्धांत को, वही मूल ढांचा को ध्यान में रखते हुए उसमें चेंज, ऐसा कुछ चेंज ना कर दे कि उसका अर्थ ही बदल जाए। समझ गया ना, है? तो उसमें ऐसा कुछ चेंज ना कर दे जिससे कि उसका अर्थ ही बदल जाए। ये बातों को बोल करके और उसके बाद फिर वो केस सुनाता, और वो केशवानंद भारती वाला में वो संपत्ति के अधिकार तो पहले ही फैसला हो चुका था, लेकिन उनके मठ को चूंकि धार्मिक क्षेत्र था ना, तो कुछ जमीनों को लौटा दिया जाता है और भी बहुत सारा आगे प्रोसेस फिर चलते रहता है। ये था 1971 का केशवानंद विवाद, जो ये इससे प्रस्तावना से रिलेटेड था। अब प्रस्तावना के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं कि प्रस्तावना नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, है ना, 1946 में। और कब पेश किया गया था, डेट बताएगा सौरभ, बताएगा। बाईस जनवरी 1947 को सभी मतलब अपना लेते हैं। तो क्या बताना था? संविधान सभा की बैठक कब से आरंभ होता है? अगला बैठक, उसके अगला, उसके अगला 11 के बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है वो प्रस्तावना है, जिसको 22 जनवरी 1947 को संपूर्ण संविधान सभा सर्वसम्मति से अपना लेती है। और वही था उद्देशिका। उद्देशिका किस देश से लिया गया है? मतलब ये प्रस्तावना या उद्देशिका दोनों एक ही है। हाँ, अमेरिका से लिया गया। मूल ये उद्देशिका जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका में भी इसी प्रकार का उद्देशिका, और ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो भाषा, हाँ अब लिखवाएंगे।